एक तरफ आप एक इमारत में इंटरव्यू कर रही थी और दूसरी तरफ तालिबान काबुल में घुस आए थे और वो बड़ा मूवी जैसा सीन है। फर्स्ट थिंग दे सेड आप पाकिस्तानी स्पाई है, तो उनको वो प्रूफ कराना भी काफी डिफिकल्ट था। फिर मैंने रोड में देखा लोग बंदूक लेके निकल गए, तालिबान को मारेंगे। आई थिंक इट्स अ पश्तो कल्चर जहाँ पे लगता है कि हम बस लड़ेंगे। वो रास्ते में पड़ रहा था कि जब आप जा रही थी तो किसी को ठीक आपके पीछे गोली लगी पाँव में। 3 प्लान चल रहे थे अशरफ गनी के दिमाग में। पहला कि लड़ लेते हैं, दूसरा कि कोई समझौता हो जाए, और तीसरा ये कि मैं भागूंगा। यूएस का कंट्रीब्यूशन अगर आप बोलेंगे तो कुछ भी नहीं रहा। बाकी ये कि आप एक घर में आए, उसको मेसअप किया और उस मेस को छोड़ के चले गए, बोला वो कभी घर था नहीं। मुझे एक सेंटेंस बोलने के लिए भी मुझे $100 चाहिए। जो वेस्टर्न मीडिया के पास अबंडेंस में रहती हैं, उनके पास काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम रहता है। वहाँ वो हमारी तरह 10-12 दिन के लिए रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं। लाइक द अफगान गवर्नमेंट, हम भी एक डिनाइल मोड में बैठे थे हमारी एम्बेसी कि कुछ ना कुछ पास शेयरिंग डील हो जाएगी, गनी कुछ कर देगा, वो हमारा फ्रेंड है और हम यहीं रह जाएंगे। हमने अपने जो 20 साल में जो गुडविल बनाई थी वो हमने कहीं ना कहीं खो दी है। जैसे ही सुना इंडिया, उन्होंने खुद से शाहरुख खान बोला, मैंने कहा दैट आई अंडरस्टूड ये एक चीज़ काम करेगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ। एक रोज़ आप अफ़गानिस्तान में लैंड करें और खूबसूरत मौसम हो, बाज़ार गुलजार हो, सिक्योरिटी टाइट हो, आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है और आप खुश हैं कि आप वहाँ आए हैं जहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स खड़े हैं और आपको भी मौका मिलेगा अब रिपोर्टिंग करने का। लेकिन फिर 8 दिन गुजरते हैं और सब बदल जाता है। अब हाहाकार मचा है, तालिबान काबुल में घुस आए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान बचाकर भाग रही है, अफ़गानी लोग जैसे हो सकता है अपनी जान अपने माल की रक्षा करने में लगे हैं और आप भी एक ट्रैप में फंसे हैं। आप रिपोर्टर हैं तो डबल माइंडेड हैं। एक तरफ आपका दिमाग कह रहा है कि रुकना चाहिए, सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ आपको मालूम है कि आखिरी फ़्लाइट जाने वाली है और इसके बाद मालूम नहीं कब तक एयरपोर्ट चलेगा नहीं चलेगा, और ये भी आपके सामने हो रहा है कि बम धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, खून बह रहा है। हमने वो सब कुछ टीवी पर देखा और डिजिटल जो भी कुछ प्रेस में आ रहा था वहाँ पढ़ रहे थे हम, फ़ोटोज़ वगैरह पता चल रही थी, ट्विटर पर भी था बहुत कुछ। लेकिन नैनीमा बासु जो कई मीडिया हाउसेस के साथ जुड़ी हैं उस वक्त वहीं मौजूद थीं। उन्होंने उस एक पखवाड़े में काबुल को बदलते देखा, अफ़गानिस्तान का चेहरा बदलते देखा। उनके शब्दों में कहूँ तो वो अफ़गानिस्तान जहाँ उन्होंने लैंड किया था 8 दिन बाद वैसा नहीं रहा, शायद 96 का अफ़गानिस्तान हो गया था। नैनीमा हमारे साथ हैं और उनकी एक किताब आई है बहुत शानदार, द फॉल ऑफ काबुल, और इसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं जो उस वक्त वो महसूस कर रही थी रिपोर्ट करते हुए। और केवल काबुल में नहीं बल्कि उन्होंने जान पर खेल कर कई शहरों में जाकर रिपोर्ट करने की कोशिश की। तब आपकी इस रिपोर्टिंग को काफ़ी दाद मिली। आज मैं भी कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया उस वक्त रिपोर्ट करने के लिए ऐसी जगह से। शुक्रिया नितिन, थैंक यू। और आज हम हमारे साथ हैं। आप फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी अफेयर्स पर लगातार लिखती रही हैं, देश दुनिया के दौरे करती हैं, और मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान भी आप कई बार हो आई हैं। अब तो हम में से बहुत सारे लोगों का बस सपना है कि कभी पाकिस्तान जाकर आंखों से देखें, रिपोर्ट करें। फॉल ऑफ काबुल, आज इस किताब पर बात कर लेते हैं। और ब्लूम्सबरी से आई ये किताब। आप जिस वक्त पहुंच रही थी और मुझे याद आता है कि तब दानिश की खबर आई थी, वो हम में से ही एक थे और रिपोर्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान गए थे। और मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि पहले ऐसे कभी देखने सुनने को मिला नहीं, तालिबान के हाथों मारे गए। उस वक्त एक डर का माहौल था जर्नलिस्ट के अंदर भी कि अब ऐसा भी होने लगा है। पर मैं आपकी किताब जब पढ़ रहा था तो देखा कि आपका तो दिल खोल कर स्वागत हुआ वहाँ, जहाँ भी आपने बताया कि आप इंडिया से आई हैं। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जहाँ भी आपने नाम लिया तो एकदम माहौल बदल जाता था। तो सवाल की शुरुआत यहाँ से कि जब ये सब माहौल चल रहा था, अगस्त का महीना था, जाना क्यों पड़ा और काफ़ी लेट गई आप? क्या आपको मालूम था कि लेट है? नहीं, देखिए, एक तो शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और आपके पॉडकास्ट में आना इज़ क्वाइट अ नाइस थिंग। जाना इसलिए हुआ, आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी। एक होता है जब एक न्यूज़ पे आप लगातार लिखते जा रहे हैं ऑलमोस्ट 1 साल से, तो लगा कि ठीक है हम भी जा सकते हैं। आफ्टर ऑल वो नेबर ही है, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत दूर जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि
कुछ न्यूज़ पे जैसे लगता है वेस्टर्न मीडिया का ही कंट्रोल है, हम जैसे कुछ कर नहीं सकते। सो वही एक फोकस था, मोटिवेशन था कि जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो क्यों नहीं कोशिश करें। तो कोशिश करी। मेरे एडिटर तब जो मेरे एडिटर इन चीफ हुआ करते थे शेखर गुप्ता, वो मान गए। उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं पूछा। थैंकफुली वो खुद भी काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट है, तो वो जानते हैं कि रिपोर्टर के अंदर कैसा वो फीलिंग होता है जब वो कुछ करना चाहे, स्पेशली ग्राउंड रिपोर्टिंग। और ग्राउंड रिपोर्टिंग हमेशा ही मेरा फोकस रह चुका है। खैर अभी तो बजट और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जितना भी हो सके आई कीप पुशिंग फॉर ग्राउंड रिपोर्टिंग। सो मुझे लगा कि 6 महीने से तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब देख देख के स्टोरियाँ चल रही है, जबकि है ये इंडिया के नेबरहुड में, तो क्यों ना इंडियन रिपोर्टर्स जाए। टेलीविज़न रिपोर्टर्स जाना शुरू कर दिए थे, ऑफ कोर्स दानिश भी था। और उनका ये था कि क्योंकि वहाँ पे युद्ध तभी चल रही थी, वॉर को दिखाए बिटवीन अफ़गान फोर्सेस एंड तालिबान, और विजुअली वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था। मेरा ये था कि वॉर ना दिखा के नॉर्मल अफ़गान्स की स्टोरी दिखाई जाए, बिकॉज़ इन एनी वॉर जोन विमेन, चिल्ड्रन, इनके ऊपर असर सबसे ज़्यादा होता है। एंड तालिबान वी नो उनका एटीट्यूड ही अलग रहा है ऑन विमेन, क्योंकि उनका एक अपना ही इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ चलता है जिससे कि वो गवर्नेंस चलाते हैं। तो मुझे लगा दैट एज अ वुमन जर्नलिस्ट मुझे कुछ ऐसे जगहों में एक्सेस मिलेगी जहाँ प्रॉबेबली मेल जर्नलिस्ट कैन नॉट गो, एंड आई हैव रिटन दैट, बुक में भी मैंने लिखी है। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, किसी ब्यूटी पार्लर से फ्रेंडशिप करके किसी के घर में मैं चली गई, वो सब चीज़ें थोड़ी आसान होती है, डिफ़िकल्ट भी होता है फॉर विमेन, क्योंकि पहले लोग सवाल पूछते हैं आप क्यों आई है और ऑल दैट। तो ऐसे ही जाना पड़ा, और जाते जो लगा, मैंने सोचा कि मेरा डिसीजन काफ़ी अच्छा था आने का, क्योंकि दिल्ली में बैठे कुछ अलग ही सीन चल रहा था और हम कुछ अलग ही लिख रहे थे। जबकि वहाँ पहुँचे तो पता चला इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और ग्राउंड रियलिटी ऑलरेडी तब ही पता चल गया था कि तालिबान आने वाला है। देर से इसलिए गए क्योंकि एक तो होता है परमिशन की बात, फिर वीज़ा में थोड़ा टाइम लगा, वीज़ा हो गया। फिर मेरे जो कैमरा पर्सन तब आने वाले थे, तब हमारे चीफ फोटोग्राफ़र, वो ट्रैवल कर रहे थे असाइनमेंट के लिए, लेकिन उनका फिर टाइम से आना नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मेरा फ़्लाइट टिकट्स करा दें, चले जाए, क्योंकि विड्रॉल वैसे भी 30 अगस्त तक नेटो ट्रूप्स का विड्रॉल होने वाला था। प्लान ये था कि नेटो ट्रूप्स विड्रॉल दिखाए 1989 में, जैसे हमने देखा था रशियन ट्रूप्स, एक आइकॉनिक इमेज, वो देख के मैं होकर सोवियत के टैंक जा रहे हैं। बिल्कुल, और वो देख के मैं बड़ी हुई। मैंने स्कूल में वो देखा था, पापा के पास टाइम मैगज़ीन रहते थे, तो बड़े वो करके दिखाते थे, हमें हाथ लगाना परमिशन नहीं था। तो लगा कि मैं वैसे कुछ कवर करने जा रही हूँ, बट सिचुएशन एकदम ही अलग हो गया। सो देखा जाए तो मेरा ट्रैवल 5 अगस्त का था, बट आई वॉज़ वेटिंग कि मेरे फ़ोटोग्राफ़र को वीज़ा मिल जाए। फिर मैंने सोचा वो आएंगे, वो उनको जल्दी से वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि तब जर्नलिस्ट को मिल रहे थे जो भी जाना चाह रहे थे। बट देन मैंने सोचा कि ठीक है 8 अगस्त का अगर कर लेते हैं बुकिंग वगैरह करके, तो दैट्स हाउ आई लैंडेड देयर। आज 3 साल के करीब होने को आ रहे हैं उस बात को। अच्छा, मैं ये पूछूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग भूल भी चुके होंगे शायद, कंडीशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी उस वक्त जब आप पहुंची हैं? परिस्थिति जो थी काफ़ी टेंस थी। जैसे मैंने कहा, लोग पहले बोल रहे थे अच्छा काबुल जा रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, इट्स अ वर्ल्ड क्लास सिटी, नथिंग विल हैपन, बट हाँ तुम यू विल बी ट्रेल्ड बाय पाकिस्तानीज़, एंड ISI कुछ कर सकता है, इंडियन जर्नलिस्ट देख के। सो बहुत सारे डिप्लोमेट से जो भी तब मैं उनसे बातें करती थी, जो मेरे स्टोरीज़ में कोट्स देते थे, उनसे काफ़ी मैंने वो लिया कि कैसा क्या माहौल हो सकता है। तो सबने ये कहा कि नहीं काबुल जा रही हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। पर जैसे मैंने काबुल लैंड किया, एयरपोर्ट से जब मैं जा रही थी अपने होटल तक, तभी लगा सिचुएशन इज़ नॉट गुड। एक तो मैं डिटेन भी हो गई, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट एकदम से टैक्सी का खिड़की खोल के फ़ोटो लेने लगी, वीडियोस लेने लगी। सो एकदम से जाते ही आपको पकड़ लिया? जाते ही पकड़ लिया, क्योंकि वो पैलेस के सामने था जहाँ पे अशरफ गनी का मतलब आर्क पैलेस है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने, and because of the similarity of looks and everything, they thought, the first thing they said, आप पाकिस्तानी स्पाई है।
तो उनको वो प्रूफ कराना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि ये मेरा आई कार्ड है, दिस दैट। थैंकफुली मेरे तब जो एयरपोर्ट पिकअप के लिए जो आए थे शोफर, उन्होंने इंटरप्रिटेशन कुछ किया। फिर खैर कुछ फ़ोटोज़ उन्होंने डिलीट करने के लिए बोला, मैंने दिखाया मैंने किया, लेकिन मैंने किया नहीं था। बट अगेन वो जैसे ही सुना इंडिया, उन्होंने खुद से शाहरुख खान बोला, तो मैंने कहा दैट आई अंडरस्टूड ये एक चीज़ काम करेगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ। बट सिचुएशन काबुल में काफ़ी ख़राब था। लाइक दिल्ली में आप देखते हैं एक छोटा सा इलीट पॉकेट होता है, जिनको लगता है उनको दुनिया समझ में आती है, ऐसा होता नहीं है। द वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे भी यही है, कुछ एक स्कॉलर्स, कुछ एक थिंक टैंक्स अपने में ही बैठे थे सोच के कि कुछ नहीं होने वाला है, तालिबान तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अमेरिकन हमें प्रोटेक्ट करेंगे। बट द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। अमेरिकन्स वर वेरी क्लियर कि हमें देश छोड़ के जाना है, क्योंकि उनका फोकस तब तक चाइना, रशिया ये सब बन चुका था। अफगानिस्तान वॉज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी फॉर देम अनफॉर्चुनेटली। और उनकी घरेलू पॉलिटिक्स में भी बड़ा मुद्दा था, और बाइडेन का तो वादा भी था कि हम पूरी तरह कर लेंगे था, और उनको दिखाना भी था कि जो ट्रम्प नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये देख रहा था कि आप जब गई एलीट से मिली, आपका ये कहना है कि सब एक डिनायल मोड में थे, सब यही कह रहे थे कि तालिबान नहीं आ सकते, जबकि दो बातें बहुत साफ थीं तब तक। पहली ये कि अमेरिका को जाना है, उसने कह दिया था, और वो खाली कर रहे थे बेस को। बगराम तो बहुत जल्दी हो ही गया उसके बाद। दूसरा एक चीज़ बहुत साफ थी कि तालिबान आगे बढ़ ही रहे थे, ये भी बहुत साफ दिख रहा था। तो फिर वो क्या मानसिकता थी जो उन्हें इस डिनायल मोड में रखे हुए थी? इग्नोरेंस था, या वो वाकई विश्वास रखते थे इस बात पर कि नहीं? नहीं, वो इसलिए भी था क्योंकि पैरेलली दोहा में इंट्रा अफगान डायलॉग भी हो रहा था, और वो तालिबान के लीडर्स जो दोहा में बैठे हैं, उनका पॉलिटिकल हेड ऑफिस है वहाँ पे दोहा में, वहाँ के लीडर्स कह ही रहे थे कि एक पावर शेयरिंग डील कर लेते हैं कि ठीक है अशरफ गनी गवर्नमेंट रहेगा, लेकिन कुछ साल बाद हमें पावर दी जाएगी एंड देन देयर विल बी इलेक्शंस। तो प्लान वो था, सबको लग रहा था वो नेगोशिएशन जो दोहा में चल रही है बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसका एक इम्प्रेशन ऐसे बना तब जो उनके पीस रिकन्सिलिएशन के जो थे डॉक्टर अब्दुल्ला, उनका भी एक काफ़ी बड़ा सा हिस्ट्री है। उनका कभी सपना था प्रेसिडेंट बनने का, जो हुआ नहीं, लेकिन वो एक काइंड ऑफ शैडो प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने हमेशा से वहाँ से एक मैसेजिंग ऐसी रही कि सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक चल रही है, देयर विल बी अ डील, देयर विल बी सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसके पहले ट्रम्प के साथ भी एक पीस डील हो गया था यूएस के साथ। बिल्कुल। तो सबने सोचा मे बी दिस इज़ द चेंज तालिबान 2.0, जहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा, इन द सेंस दैट इट विल नॉट बी द प्रीवियस तालिबान, दे विल बी मोर इनटू गवर्नेंस। सो आई थिंक डिनायल मोड वहीं से आया। बट जैसे मैं उनके जाती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जहाँ जहाँ मेरे सोर्सेज थे, ऑफ कोर्स मैं जाती वहाँ पे उनसे मिली। उनके अंदर एक पैल्पेबल टेंशन काफ़ी ज़्यादा था, और उन्होंने एकदम से बोल भी दिया मुझे, वन ऑफ द वेरी सीनियर ऑफिशियल्स तब फॉरेन मिनिस्ट्री में थे, कि वी वांट सपोर्ट, वी हैव टोल्ड इंडिया टू गिव अस एयर सपोर्ट। सो उनको वो चाह रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स उनको सपोर्ट करे, जो नामुमकिन था। बट अगर वहाँ तक बात फैली है, मतलब देयर इज़ समथिंग, द सिचुएशन वाज वेरी वेरी ग्रेव। सो गवर्नमेंट न्यू इट। पैरेलली बाद में पता चला अशरफ गनी गवर्नमेंट वाज प्लानिंग कि एक बड़ा सा मिशन करे अगेंस्ट तालिबान, लड़े। अपने आर्मी चीफ को उन्होंने कहा भी था, बट मैसेजिंग वो दुनिया को ऐसे दे रहे थे दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। प्लान आई थिंक यही था कि जैसे भी हो अमेरिकन्स को रोक लिया जाए। मतलब ऐसे कह सकते हैं 3 प्लान चल रहे थे अशरफ गनी के दिमाग में। पहला बिल्कुल कि लड़ लेते हैं, दूसरा कि कोई समझौता हो जाए, और तीसरा ये कि मैं भागूंगा। हाँ, मतलब भागूंगा वाला प्लान तब तक भी आई डोंट नो दैट वाज इवन डॉक्टर अब्दुल्ला न्यू अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो। वो काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू प्लान था। जब उन्होंने देखा कि उनकी आर्मी चीफ ने भी सॉर्ट ऑफ गिवन अप, एंड देयर इज़ जो एक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट हुआ करती थी अहमद शाह मसूद के अंदर, वो वाला चीज़ भी नहीं रहा इस बार, जो एक एंटी रेजिस्टेंस फोर्स था। आई थिंक भागने का प्लान इसीलिए बना क्योंकि उनका इट वाज वेरी क्लियर जिस दिन तालिबान अंदर आ गया दैट द फर्स्ट अटैक विल बी ऑन द पैलेस। क्या सरकार भी खुद डिनायल मोड में थी?
नहीं, सरकार का तो यही था टू टेल द नेबर्स दैट कम एंड हेल्प अस, अमेरिकन्स आर गोइंग, तो उनका जगह आप ले लीजिए और मुझे जैसे तैसे पावर में रहना है। अशरफ गनी का यही था। लेकिन बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जिसमें पता चलता है कि इतने सालों में जो आर्मी बनाने की कोशिश हुई अफ़गान लोगों की, वो उतनी क्षमता नहीं रखते थे, कॉम्पेटिबल नहीं थे लड़ने के। सरकार को तो ये मालूम रहा होगा ना कि हम इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, अमेरिकन से रिप्लेस नहीं कर सकते इस आर्मी को। मतलब हमें हैरत होती है देखकर, हम बाहर बैठे थे कि इतनी जल्दी कोई घुटने कैसे टेक सकता है, हमें तो लड़ाई होती दिखी ही नहीं। नहीं, लड़ाई देखिए बहुत पहले ही वो लड़ाई आई वुड से वो बंद हो रही थी, क्योंकि 2013 में अगर आप याद करेंगे जो बराक ओबामा ने बोला था फर्स्ट विड्रॉल की बात, तभी से उन्होंने एक्चुअल विड्रॉल शुरू कर दी थी। देयर मेन कॉम्बैट फोर्सेस जो उनका यूएस आर्मी का जो एक स्पेशल फोर्स होता है, दे स्टार्टेड टू कम बैक, क्योंकि एज आई सेड उनका लगा बाय 2012 इट वाज वेरी क्लियर कि 9/11 का जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन का भी कर दिया सारा चैप्टर ओवर और उसका भी असैसिनेशन हो गया, दे न्यू वेरी वेल कि अब तालिबान के पीछे जाना विल बी काइंड ऑफ फुलिश ऑन देयर पार्ट, क्योंकि उनका टारगेट था अलकायदा, और उसका जब आपका मेन कल्प्रिट हुम दे थिंक वाज ओसामा बिन लादेन, इफ ही इज़ ओवर, फिर इसको क्यों कंटिन्यू करें। समवेयर डाउन द लाइन देयर इज़ अ थिंग दैट लेसन्स लर्न टेक शुरू किया है वॉल स्ट्रीट ने, जिसमें ये था और CNN ने भी इन्वेस्टिगेशन करी थी, दैट जनरल्स आफ्टर जनरल्स यूज्ड टू आस्क US प्रेसिडेंट, हम यहाँ पे बैठ के हमारा मिशन ही क्या है, देयर वाज नो मिशन। सो दैट इज़ वाई उन्होंने अफ़गान फोर्सेस को उस तरह से तैयार भी नहीं किया था जो उनका ओरिजिनल प्लान था। और ये भी है कि फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वेदर बी प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई और अशरफ गनी, दे नेवर सपोर्टेड द अफ़गान फोर्सेस विथ मनी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, एंड द फैक्ट दैट ये भी नहीं उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी, उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, और ये बहुत करप्शन था। उनके नाम पर फंड बहुत आए कि आप और वो 3-4 साल से चल रही थी। हाँ, ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन वो पैसा लोग खा रहे थे। बिल्कुल। सो आरोप तो बाद में गनी और सरकार पर भी लगे कि वो बहुत सारे डॉलर्स लेके भागे। डॉलर्स तो लेके भागे ही, उन्होंने अफ़गान फोर्सेस को उस लेवल पे कभी जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उनका भी ये था कि अफ़गान फोर्सेस अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा समवेयर डाउन द लाइन, प्रॉब्ली कोई अगर एक कू हो जाए, जैसा उन्होंने इतिहास में देखा था, हाँ, तो तभी उनका वो भी एक फियर था, क्योंकि अफ़गान हिस्ट्री जो है बहुत चेकर्ड है, यहाँ पे कोई भी चीज़ सीधी नहीं है, उनकी एथनिसिटी भी बहुत प्रॉब्लम है। सो वो सब चीज़ें थी, विच इज़ वाई मैं नहीं ब्लेम करती हूँ अफ़गान फोर्सेस को, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है फ्रंट लाइन में जब गई थी मज़ार शरीफ में, एट दैट टाइम वो सोल्जर्स प्रॉपर लाइव गन बैटल चल रहा था विद तालिबान। आई सॉ हाउ दे वर फाइटिंग, बट उनमें से कहा, उनमें क्या थी उम्र थी उनके, कोई 20 ईयर्स, कोई 21, कोई 22, उनमें से जो सबसे सीनियर था उसका ही वॉज 24.5। सो आप क्या ही कर लोगे ऐसे फोर्सेस के साथ, हु आर वेरी यंग, बट देन दे वर स्टिल रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। बाद में अमेरिका की तरफ से आरोप भी लगे कि हमने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन ये लोग लड़ने को तैयार नहीं हैं, इनके अपने अंदर के समीकरण इस तरह के हैं, जो आपने कहा भी अभी, वो कबीले वाले, कि इन्हें खड़ा करना मुश्किल है, और एक जो एथनिसिटीज़ अलग अलग होती हैं तो उसके बीच में कॉमन मैसेज देना या एक कॉमन कॉज खड़ा करना, वो भी इस दौरान हो ही नहीं पाया, ना सरकार की तरफ से अफ़गानिस्तान की और ना अमेरिका की तरफ से। क्यों नहीं लड़ना, अमेरिकन फोर्सेस का अगर आप देखेंगे, राइट फ्रॉम वियतनाम वॉर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ रहा है। एक तो वो अटैक करने का अपना एक्सक्यूज़ रखते हैं, फिर वो उस देश पे जाके अटैक कर देते हैं, चाहे वियतनाम हो, इराक वॉर हो, अफ़गानिस्तान हो, या फिर अभी यूक्रेन को सपोर्ट करना हो। यूक्रेन लड़े ना लड़े, वो ज़रूर लड़ाई चला के रखेंगे, और उनका विड्रॉल का भी अपने ही एक्सक्यूजेस होते हैं, जो बड़े अब्रप्ट होते हैं। हाँ, जो बड़े अब्रप्ट होते हैं। आई माइट साउंड अ लिटिल ऑफ, बट अमेरिकन मिशंस ऐसे ही होते हैं। आप पहले मिशन कर लेते हो, कुछ एक एक्सक्यूज़ अपना इंटरनल होता है, पूरी दुनिया को आप तहस नहस कर देते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा उनसे ही कभी नहीं हो पाया। तो चाहे वो सद्दाम हुसैन को हैंग करना हो या गनी को भगा देना हो, जो भी है उनको निकल जाना है। सो आई वुड नॉट रियली बिलीव व्हाट दे सेड।
दे केम इन दैट कंट्री विद अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. उन्होंने कहा था कि हम एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर अफगानिस्तान को एक प्रॉपर कंट्री बना के जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया. सो दैट वुड बी माय आंसर. लौटते हैं आपके दौरे पर. आप काबुल आई. काबुल तो बड़ा शानदार दिखाई दिया उस वक्त आपको. सब ठीक ठाक ही था, मतलब उस तरह की बड़ी सिटी भले ही नहीं थी, लेकिन लोग बाग घूम रहे थे वहाँ पर. जो है आप कह रही थी कि हर तरह का काम चल रहा था, गाना बजाना भी चल रहा था जो बाद में हराम करार दिया गया, सैलून भी चल रहे थे, सब सही था. वहाँ पर सही था और उसके बाद आप जब बाहर गए तो वहाँ भी सब सही था, या वहाँ पर थोड़ा कुछ और माहौल था, जैसे अक्सर देखने को मिलता है किसी देश की राजधानी में कुछ और, राजधानी से थोड़ा बाहर जाइए तो कुछ और? नहीं, बिल्कुल राजधानी से बाहर सब कुछ ही एकदम ही डिफरेंट था. मज़ार शरीफ जो एक उनका बहुत बड़ा बिजनेस और ट्रेडिंग हब है, वहीं पे अगर आप देखेंगे तभी से ये फीलिंग थी. वो लोग, मुझे लगा जैसे कि इंतज़ार कर रहे हैं कब तालिबान आएंगे. उनके अंदर एक आप कह सकते हैं गुस्सा आ गया था अगेंस्ट अमेरिकन्स. कुछ नहीं किया. अशरफ गनी तो करप्टेड गवर्नमेंट था ही. और एक चीज़ ये भी है कि प्रोविंसेस में मोस्टली उनके जो गवर्नर्स रहे, जैसे मैंने एक का इंटरव्यू किया था अतानूर, ये हमेशा तालिबान के अगेंस्ट लड़े हैं. इन्होंने इंडियन मिशन को भी हेल्प किया था एक टाइम पे, जब हमारा वहाँ पे कॉन्सुलेट मज़ार शरीफ में हुआ करता था. इसके बावजूद उनको लगता था कि नहीं, ठीक है, अगर तालिबान आ जाएगा तो वो हम में से ही एक है, मे बी उनका गवर्नेंस अलग होगा. सो काबुल से तो आप अगर 2 किलोमीटर बाहर जाएंगे, सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट. लेकिन ये भी है कि इन 20 सालों में एक नया जनरेशन हैड ग्रोन अप, और दे हैड ग्रोन अप अंडर हेवी अमेरिकन इन्फ्लुएंस है. तो अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल लड़का फॉर 23 ईयर ओल्ड, वो ऐसा सजेगा धजेगा जैसे वो न्यूयॉर्क में घूम रहा है. एक एटीट्यूड वो बन गई थी रहते रहते. वो आई थिंक समवेयर उनको भी लगा दैट वी हैव बीन बैकस्टैब्ड, हमें चीटिंग किया गया है. वो लाइफस्टाइल या फिर वो ज़िंदगी हमें मिली नहीं जो अमेरिकन्स ने प्रॉमिस करी थी. और अशरफ गनी तो अपना ही बना रहा था, पैसा जो भी है. बट हाँ, प्रोविंसेस, इसीलिए सम प्रोविंसेस में गवर्नर्स खुद ही हाथ खड़ा कर रहे थे. उनको लड़ना नहीं था तालिबान के साथ, और जो लड़े थे उनके पास वो फोर्स नहीं रही जो पहले हुआ करती थी उनके पास. वो इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों को लगा अगर चांस है तो बाहर चले जाते, क्योंकि अफ़गानिस्तान का कुछ होने नहीं वाला है. एक फीलिंग आ गई थी जो अभी भी है. आपने वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी मज़ार शरीफ से. आपने वहाँ ये वाक़या भी बताया कि मज़ार शरीफ वो जगह थी जिसने सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर दी थी तालिबान को. उसका क्या कारण है कि काबुल दे नहीं सका और मज़ार शरीफ जैसे जो दूर के इलाके हैं थोड़ा, वहाँ पर ठीक ठाक टक्कर दी गई थी तालिबान को? वो इसलिए भी, जैसे मैंने कहा, वहाँ अफ़गान फोर्सेस और जो फोर्सेस उनके गवर्नर की थी, जो जिसको वेस्टर्न लैंग्वेज में वॉरलॉर्ड बोला जाता है. अतानूर के खुद के भी फोर्सेस है, जैसे दोस्तम के भी है. तो वो एक साथ मिक्स होके वो लड़ रहे थे. एक कंबाइंड फोर्स था जो काफ़ी पावरफुल था. उनका वेपन सप्लाईज में कोई कमी नहीं थी. They have lots of money and they can buy weapon from anywhere. Of course, weapon imports देखा जाए तो हाफ अमेरिकन वेपन्स थे, चाइनीज़ वेपन्स भी आती है, रशियंस है, सोवियत एरा से रशियन वेपन्स है. उनके तो घर घर में कलाशनिकोव मिलेगा. तो इसीलिए मज़ार शरीफ में वो एक कंबाइंड फोर्स जो तालिबान से लड़ रही थी. बावजूद इसके हमने देखा अल्टीमेटली मज़ार शरीफ ऑल्सो फेल, बिकॉज अतानूर भी अपने, उसके 2 बेटे हैं जो भी लड़ रहे थे, वो चले गए. क्योंकि एक लिमिट आया जब फोर्सेस एकदम ही ख़त्म हो गया, और उनके भी कुछ अपने लोग थे जो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको पता था दैट दे आर कमिंग. सो बेटर दैट गो समवेयर नियर इन एनी ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्री, ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, उसमें चले जाते हैं, ना कि यहाँ लड़के, जब पता ही है कि यहाँ लड़के कुछ होने नहीं वाला है. आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया वहाँ पर. अभी तो मज़ार शरीफ वाले चैप्टर को भी पढ़ रहा था. किस तरह की दिक्कतें आई इंटरव्यू करने में, लोगों से बात करने में?
देखिए, जो बात करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में भी होता है, जो बात करना चाहता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना है उसके साथ आपको काफ़ी चेजिंग करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है। लोग वहाँ काफ़ी डरे हुए थे। एक तो लोग वहाँ पे दे आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो। वो उनका एक वॉर का इकोसिस्टम बन गया है। अब इतने सालों से, मतलब 19th सेंचुरी से वो वॉर के अलावा कुछ देखा नहीं है। चाहे वो तालिबान का फर्स्ट एपिसोड हो, उसके पहले हो, जब से मोनार्की ख़त्म हुई है वहाँ पे वॉर चला है। इनफैक्ट एंग्लो अफगान वॉर आप देखेंगे 19th सेंचुरी ग्रेट गेम से चल रहा है। सो दे नो हाउ टू मैनेज। जर्नलिस्ट दुनिया भर से आते हैं, कैसे उनको मैनेज करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है। उनका ये है कि ठीक है, मैं तो यहीं पे रहूँगा, आप तो स्टोरी लेके चले जाएंगे, किताब भी लिख लेंगे, मुझे क्या मिलेगा। सो उनका एक जो फोकस है दैट इफ़ आई टॉक, मुझे एक सेंटेंस बोलने के लिए भी मुझे $100 चाहिए, जो वेस्टर्न मीडिया के पास अबंडेंस में रहती हैं। उनके पास काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम रहता है। वहाँ वो हमारी तरह 10-12 दिन के लिए रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं, ना ही कंपनी बोलती है चलो बजट ओवर हो गया अब वापस आओ। वहाँ वो बैठे रहते हैं 1-2 साल 3 साल, किराए पे घर ले लेते हैं। वहाँ पे वो अपनी एक फैमिली की तरह भी बना लेते हैं। उनका एक अलग ही सिस्टम चलता है वेस्टर्न मीडिया का, और उस हिसाब से उनकी नेटवर्किंग भी काफ़ी चलती है। वो किसी को जॉब ऑफ़र करते हैं, और अगर सोच लीजिए आप अमेरिकन जर्नलिस्ट है, आपने अगर एक अमेरिका का वीज़ा भी प्रॉमिस कर दिया, यू हैव गिवन हिम एवरीथिंग, राइट। हम तो इंडियन वीज़ा में कोई इंटरेस्टेड है नहीं, और ना ही $100 दे सकते। खुद ही शायद $100 भी वो 10 दिन सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो उसमें दिक्कतें आई लोगों से बात करने में, बट फिर भी लोग जो है वो बहुत फ्रेंडली थे जिन्होंने बात किया। जिनको पता था कि ठीक है, एक कवर करने आई है जर्नलिस्ट, तो इनसे बात कर लेते हैं। अतानूर से मैं पहले भी मुलाकात थी, तो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने घर में बुलाया। उनका ऑफिस है, वो खुद भी तब लड़ने जा रहे थे जब मैं उनका इंटरव्यू करने पहुंची। तो ऐसे ही चलता है, मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप कुछ प्लान करके तो जाते हैं नहीं, जैसे जैसे आपको मिलता है, यू गेट स्टोरीज लाइक दैट। क्योंकि मैं यही समझना चाह रहा था कि नॉर्मल दिन में तो आप बाहर निकलेंगे, लोग आ जाते हैं बात करने, और आपने लिखा भी कि हिंदुस्तान में तो हमें ऐसी प्रैक्टिस है कि बात करते हैं, बात हो जाती है। लेकिन वहाँ पर लोगों ने एक इकोसिस्टम के तहत एक मूड बनाया है कि हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो पैसे लेंगे। हाँ, और वो अपने हिसाब से बात करेंगे जो करेंगे फिर। और वो डरे हुए भी रहते हैं, और उनका ये भी है कि सबसे बात करके भी क्या मिलेगा। बिल्कुल। तो इसी इकोसिस्टम ने ड्राइवर्स को कैसे ट्रेन किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने इसमें बताया। देखिए, मेरे जो ड्राइवर हेल्प वहाँ पे थे मज़ार शरीफ में, वो काफ़ी एकदम ही मुझे अजीब सा एक फीलिंग हुआ। और मुझे लगा, कितना दूर है मज़ार शरीफ? आपको फ़्लाइट में लग जाता है 3 घंटा। आई टुक अ फ्लाइट, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है कम्प्लीटली। हाँ, आपने लिखा भी कि पूरा भूभाग बदल जाता है। हाँ, एकदम ही ज्योग्राफी बदल जाती है। सो फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे सारे आपके ड्राइवर हो, जो भी हो, वो उनका एक अलग ही ट्रेनिंग होता है कि आपको पता है आप जर्नलिस्ट को लेके घूम रहे हो, कहाँ उनको लेके जाओगे, किससे बात कराओगे। फिर एक प्रोटेक्शन की भी बात आती है, दैट अगर आप अटैक हो जाओगे तो वो आपको कैसे सेव करेंगे। वो आपको तब पता नहीं चलता है, बट उनके पास पता नहीं वो ट्रेनिंग होती है, खुद से करते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न जर्नलिस्ट भी उनको ऐसे बना दिया है। सो एक ट्रेनिंग उनका यही है कि अगर इंटरनेट चाहिए वो भी दे देंगे, एक राइफ़ल तो रखते ही हैं। फिर आपको, अगर आप चाहते हो कि मुझे फ्रंट लाइन कवर करना है, वहाँ ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ का उनके पास परमिशन होती है, परमिशन आप ही को कराना होता है, बट उनका एक अलग ही हेल्प करने का एक तरीका अलग ही होता है, क्योंकि वो इतने जर्नलिस्ट से, आई थिंक इतने सालों से, 20 सालों से दुनिया भर से पता नहीं कितने ही जर्नलिस्ट आए होंगे जिनके साथ उन्होंने डीलिंग करी है। सो दे नो एक जर्नलिस्ट आते ही क्या मांगेगा, क्या मांग सकता है, क्या उसका लुकआउट, उसका क्या डिमांड रहता है, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। सोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, सोर्सेज तो नहीं प्रोवाइड कराते, और ना ही वो उस पे जानी चाहिए, क्योंकि आई थिंक तभी वो मिस्टेक हो जाती है व्हेन यू गेट टू मच इनटू देयर गाइडेंस, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलता अल्टीमेटली, जब इफ़ देयर इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, वो दे नो हाउ टू सेव देमसेल्व्स एंड वो चले जाएंगे।
फिर देन यू विल बी ट्रैप्ड। इस किताब में एक शब्द मैं बार बार पढ़ता रहा हूँ, फिक्सर्स। ये कौन है? ये अपने आप को फिक्सर्स ही कहते हैं, बिकॉज दे फिक्स अप एवरीथिंग। दे फिक्स द इंटरनेट, दे आर लाइक योर बॉडीगार्ड, इंटरप्रेटर। सो जो सबसे ज़्यादा वहाँ चाहिए होता है वो है इंटरप्रेटर का। सभी पश्तो में बात करते हैं, हिंदी उनको बहुत रेयरली समझ में आती है। अगर थोड़ा सा आता भी है, दैट इज़ थैंक्स टू हिंदी मूवीज़। बाकी उनको इतने अच्छे से हिंदी नहीं आती। इंग्लिश थोड़ा बहुत काबुल में, येस ऑफ कोर्स, बट नॉट प्लेसेस लाइक मज़ार शरीफ। उसमें आपको पश्तो या वो दारी आना चाहिए, जिसमें ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये तो मैंने कई जगह पढ़ा, मतलब अनगिनत जगह पढ़ा कि आप जब भी गई, आपसे किसी ने पूछा कौन, तो आपने कहा इंडियन, हिंदी, और फिर जवाब यही आया शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण। हर जगह, मतलब इनफैक्ट आम आदमी से लेकर तालिबान और उनके सैनिकों तक, सबके दिमाग में हिंदुस्तान की एक इमेज है शाहरुख खान की वजह से और दीपिका पादुकोण की वजह से, हिंदी फिल्मों के कारण। मोर ऑफ शाहरुख खान। लेकिन एक आम इंसान, जो मैं पढ़ भी रहा था किताब में, आप जगह जगह की बात की, हिंदुस्तान से उस वक्त क्या अपेक्षा रखता था जब ये सब हो रहा था कि एक तरफ से तालिबान आ रहे थे और दूसरी तरफ से वो महसूस कर रहे थे कि अब फिर से तालिबान पूरी तरह आने जा रहे हैं? देखिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जो है गुडविल, इंडिया का बहुत ही रोबस्ट और सॉलिड एक गुडविल बनाया गया था ओवर दिस ईयर्स। चाहे वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनका पार्लियामेंट बिल्डिंग, इन सब में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। साउथ एशिया में इनफैक्ट इंडिया हैड बीन द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अफगानिस्तान डेवलपमेंट। और उनको वो है कि एनी डे अगर उनको गिवन अ चॉइस, मैंने जो फील किया, मोर देन पाकिस्तान दे प्रेफर टू कम टू इंडिया, बिकॉज उनको लगता है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड, quality of life is better, and there is more security. People accept us more. लेकिन वो चीज़, वही उनकी अपेक्षा थी तब कि एक तो अगर जब ये सिचुएशन हो रही है, इंडिया हमें एकदम से एक्सेप्ट करेगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो जेन्युइन प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं, नॉट एवरीबडी इज़ अ तालिबान, राइट? तो उनका ये था कि हमें वीज़ा मिलेगा, हम यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएंगे, जॉब करेंगे, जो एक चल रहा था फ्लो। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने उसी गुडविल को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डेंट कर दिया है। हमने देखा बाय 16 अगस्त 17 इंडिया टुक द डिसीजन, होम मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि सारा वैलिड वीज़ा रिवोक कर दिया और हमने ई वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया। ई वीज़ा में जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक बहुत सारे ऐसे यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ है, स्टूडेंट्स जो वेट करे जा रहे थे। ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स तो आ ही नहीं पाए जो तब एनरोल्ड थे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, मैनी थ्रू ICCR स्कॉलरशिप। उनको ICCR ने भी नहीं आने दिया, उनको बोला ये गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस करो। अब एक बंदा जो तालिबान से भाग रहा है, एकदम से तालिबान देश में आ गया, आपका रिपब्लिक एक गवर्नमेंट थी जो एकदम से टूट चुकी, कंदाहार के किसी गांव में बैठा है, वो कैसे ऑनलाइन क्लास करेगा? आई फेल टू अंडरस्टैंड। पर उनको ये सोल्यूशन दी गई। फिर बोला गया कि आप ई वीज़ा अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। आई नो एटलीस्ट 110 to 20 केसेस जिनको नहीं मिला। सो वो सारी अपेक्षा जो थी, आई डोंट नो वो आज भी बरकरार है या नहीं। 3 साल में जहाँ तक मुझे लगता है, हमने अपने जो 20 साल में जो गुडविल बनाई थी वो हमने कहीं ना कहीं खो दी है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। एक तरफ आपने लिखा कि हम अपने कॉन्सुलेट्स बंद करते जा रहे थे, जिसको लेकर दुख वहाँ के लोगों में भी था और तालिबान भी नाराज़ था, क्योंकि ये एक तरह का मैसेज होता है दुनिया में कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ चल रही है। तालिबान चाहता था सब नॉर्मल दिखे, मतलब है तो हैरत की बात, पर वो चाहते तो यही थे। दूसरी तरफ आपने खुद लिखा कि आप लोगों को निकलते निकलते देर हुई, यानी कि जो एम्बेसी थी हमारी काबुल में, वो सबसे आखिर में खाली हुई, उसके पहले सब जा चुके थे। तो एक तरफ इस बात को देखना कि कॉन्सुलेट्स क्यों बंद हो गए, रहने चाहिए थे, दूसरी तरफ ये कि हमने सबसे देरी में किया। मैं समझ नहीं पाया, आप कहाँ, मतलब क्या समझना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, कॉन्सुलेट देखिए, हमारा 3-4 अच्छे कॉन्सुलेट थे, हेरात, जलालाबाद, कंदाहार, मज़ार शरीफ। अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखेंगे, हेरत, जलालाबाद और कंदाहार था
इंडिया का प्रेजेंस टू टेल पाकिस्तान दैट वी कैन ऑल्सो बी देयर, वो एकदम पाकिस्तान को आँख दिखाने के लिए था। ऑफ कोर्स वहाँ पे हमने लोकल डेवलपमेंट भी बहुत इंडिया ने की है। मज़ार शरीफ ऑफ कोर्स वहाँ पे बिज़नेस ट्रेडिंग वो सब है, तो इन 4 जगहों में हमारी कॉन्सुलेट थी। जलालाबाद और हेरत हमने बंद करा दिया, कंदाहार भी किया ये बोल के कि कोविड है, जबकि सिचुएशन अलग थी। रियलिटी इज़ वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन एकदम डिटीरियोरेट कर गए थे। कंदाहार तो खैर तालिबान का मेन घर है, तो इसीलिए वो बंद किया। मज़ार शरीफ का रीज़न भी यही था कि तालिबान आ रहा है एंड वी विल नॉट फाइट देम। उसका एक और पहलू ये है दैट इट वाज नॉट तालिबान, देयर वाज आल्सो हक्कानी नेटवर्क, जो सबसे ज़्यादा थ्रेट था इंडिया के लिए। हक्कानी नेटवर्क इज़ ऑफ कोर्स पाकिस्तान, क्वासी पाकिस्तान यू कैन से, बट दैट वाज डायरेक्ट ISI, सो वी डिडंट वांट टू टेक दैट चांस। बट मज़ार शरीफ का ये था दैट हमने आपको पहले भी प्रोटेक्शन दिया है, कॉन्सुलेट बंद करने की क्या ज़रूरत थी, योर डिप्लोमैट्स विल नॉट बी अटैक्ड। ये अश्योरेंस तालिबान से भी आई थी फ्रैंकली, क्योंकि मैंने आने के बाद उनके जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं सोहेल शाहीन का इंटरव्यू किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने डिप्लोमैट्स को बोलिए अपना काबुल का एम्बेसी खोले, हम उनको कुछ नहीं करने वाले और ना ही कुछ होगा। सो कॉन्सुलेट्स जब बंद हुई तब लोगों में लगा इंडिया कहीं ना कहीं हमें छोड़ के जा रही है, जो एक फ्रेंडली कंट्री से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रही बात काबुल की, वहाँ पे आई वुड से लाइक द अफ़गान गवर्नमेंट, हम भी एक डिनाइल मोड में बैठे थे हमारी एम्बेसी कि कुछ ना कुछ पावर शेयरिंग डील हो जाएगी, गनी कुछ कर देगा, वो हमारा फ्रेंड है और हम यहीं रह जाएंगे। हम उस बातचीत से इतने बाहर थे, इतने अनभिज्ञ थे, जो मुझे तो लगा कहीं ना कहीं एक, या आई वुड से एक इंटेलिजेंस फेलियर थी कि आप देख नहीं रहे थे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जैक सुलिवन और अजीत डोभाल तो खूब बात करते थे। तो जैक सुलिवन का फोकस तब अजीत डोभाल नहीं था, उसका फोकस था मेरे ट्रूप्स को देश एकदम सेफली लाना। हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने भी हमें पूरी जानकारी नहीं दी। नहीं, उनको पास भी जानकारी थी नहीं, क्योंकि तालिबान एक अलग ही मॉड्यूल में काम कर रहा था। अच्छा, तालिबान वहाँ बात कर रहा था या हमले कर रहा था? बिल्कुल। एंड तालिबान, एक चीज़ हमें समझना चाहिए, तालिबान वाज वर्किंग ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक ह्यूमन होती है, वो उस फैक्टर पे काम करता है। वो व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे या आपके हाईटेक सेट्स पे बात नहीं करता, ना ही वो कोड लैंग्वेज पे बात करती है। उनका स्पाई क्राफ्ट एकदम अलग होता है। उनका स्पाई क्राफ्ट है मैन टू मैन, जो वो कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि 15 अगस्त में एकदम से, मैंने ये बहुत जगह बोली है कि एक गेट खुल गया तक काबुल में आ गए। वो चारों तरफ बैठे थे, उनके स्लीपर सेल्स थे, दे वर देयर। जब 2001 में अमेरिकन ट्रूप्स ने तालिबान को बाहर किया, हम ये सोचते हैं कि अमेरिका ने तालिबान को भगाया, तालिबान खुद से चले गए। हिस्ट्री लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते अनफॉर्चुनेटली। दे टुक अ बैक सीट, दे लेफ्ट द कंट्री। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने निकाला, अमेरिका वाज चेजिंग अलकायदा। कहीं ना कहीं वो अलकायदा तालिबान सब मिक्स हो गया, जबकि ये तंजीम से एकदम अलग अलग है। बिल्कुल, तालिबान तो अमेरिका का यूं भी दोस्त था, अलकायदा कभी नहीं रहा। अलकायदा कभी नहीं रहा। और तालिबान का एक अलग ही है, उनका आइडियोलॉजी अलग है। उनका है कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तालिब हैं, और हम तो शासन प्रशासन चलाते हैं। अलकायदा एक अलग ही संगठन था जिसकी कोई रुचि भी नहीं थी शासन चलाने में। सो इंडिया का समवेयर आई थिंक इंटेल फेलियर था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। 15 अगस्त, इनफैक्ट जब मैं वहाँ एम्बेसी में पहुँची, पता चला 15 अगस्त का हमने इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम भी रखा था, जनगण मन भी गाया था, फ्लैग भी वो किया था, सब कुछ हुआ था अच्छे से। जबकि आपके गेट के एकदम बाहर सारी एम्बेसीज खाली हो रही थी। जब मैं पहुँची वहाँ पे 16 के आफ्टरनून में, सारे एम्बेसीज एकदम भूत बंगला लग रहे थे। दरवाजे खाली, खिड़कियाँ खुली हुई है, फ्लैग्स वर ऑल नॉट गॉन, आई मीन वर ऑल गॉन, कर्टन्स बस ऐसे ही उड़ रहे हैं। एक बस हमारी एम्बेसी थी, सज धज के चुपचाप से बैठी थी, विद फुल स्टाफ। ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने आखिर तक रुकना चाहा वहाँ, इसीलिए जो कारण आप बता रही हैं कि दोस्ताना रुकना चाहा। आई थिंक हमें कहीं ना कहीं ये नहीं पता था कि घनी एकदम से भाग जाएगा। अब वो पता नहीं था, तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं पता था। आपके इंटेल अपैरेटस
इसीलिए आपके कॉन्सुलेट जो है वो हमेशा आपके नाक और कान और उसका दिमाग का काम करते हैं। कॉन्सुलेट्स बनी इसलिए थी ताकि आपको वो इंटेल पता चले जो आपको काबुल में कभी नहीं पता चलेगा। और वो उसके लिए सबसे ज़्यादा की कॉन्सुलेट था हेरत, कंदाहार, जलालाबाद। वो तो आपने 2 साल पहले ही बंद कर दिया, तो आपको कैसे पता लगेगा क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस चल रहा है। तो आप जब काबुल से बाहर निकली, मज़ार शरीफ गई और वहाँ पर इंटरव्यू भी किए, वहाँ देखा चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, फिर आप काबुल लौटी। 12 अगस्त आ चुका था, 15 अगस्त को तो तालिबान अंदर आ ही गए थे। 12 अगस्त क्या स्थिति थी? क्या 12 अगस्त भी डिनाइल मोड में चल रहा था काबुल? 12 अगस्त में ये चल रहा था क्योंकि उसके एक दिन पहले अशरफ गनी अपने लोगों के साथ मज़ार शरीफ पहुंचा था। जाके उन्होंने सारे वॉरलॉर्ड से मिले थे, जो भी एंटी तालिबान फोर्स था, अतानूर हो गया, दोस्तम हो गया, और भी लोग थे, उन सब से वो मिले थे। और एक लगा था कि एक एंटी रेजिस्टेंस कुछ एक माउंट होने वाली है, कुछ एक प्लान चल रहा है। पंशेर वैली में लगा था कि मसूद का जो बेटा है वो भी कुछ करेगा, वो फिर से लड़ेंगे जैसे हाँ, पहले उसके पास भी काफ़ी अच्छे मिलिट्री कमांडर्स रहे थे हु आर वेरी फोर्सफुल। वैसे भी सालेह तो सरकार में थे, उनके अपने जो थे, हाँ, उनके भी वो सरकार में थे। तो तब काबुल में तब ये था कि काबुल तो आ नहीं सकते अभी। तब 12 अगस्त को मज़ार भी था, तो लगा था कि नहीं, ये कुछ जगह ले नहीं पाएंगे। तब 13 तक एक बात चली कि ठीक है, कुछ प्रोविंसेस जो तालिबान ने ले लिया है वो उनके पास रहे, बाकी मज़ार हो गया, अच्छा, इधर उधर काबुल हो गया, वो हमारे पास रहे। इसी से भी एक पास शेयरिंग हो जाती है। और तभी भी दोहा में बातचीत चल रही थी। सो वो एक अजीब सा ही कन्फ्यूजिंग एक एनवायरनमेंट थी। बट हाँ, ऑफ कोर्स जब 14th नाइट को मज़ार शरीफ भी ले लिया तालिबान ने, तब काबुल में एक कंप्लीट डर बैठ गया कि अब हम दिल्ली दूर नहीं हैं। और तब तक अशरफ गनी भी जा चुका था, जो बाद में पता चला, क्योंकि उसका एक रिकॉर्डिंग चला नेशनल एड्रेस, जो उसके प्ले करने के बाद पता चला अनफॉर्चुनेटली इट वाज रिकॉर्डेड। और वो कब की रिकॉर्डिंग चला था? वो चला था 14 अगस्त 14 को चला था कि अशरफ गनी साहब जो हैं देश को संबोधित कर रहे हैं, जबकि वो उस वक्त देश में थे नहीं। वो थे नहीं, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। उन्होंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था और वो चला के एकदम से वो चले गए कि नहीं, सब ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लड़ लेंगे, एक डील बना लेंगे। फिर पता चला, कुछ सोशल मीडिया में चला, फोटोज़ की वो निकल चुके हैं। तो जब वो ही चले गए तो फिर उनकी सरकार को तो भागना दौड़ना ही। फॉरेन मिनिस्टर उनके चले गए, उनके जो NSA थे हमदुल्ला मोहिब, वो भी निकल गए थे। वो तो एकदम से, और इन सब के पास मोस्टली वेंट टू टर्की। हमदुल्ला मोहिब का तो खैर आई थिंक US सिटीजनशिप भी है, तो वो तो अभी वहाँ पे थिंक टैंक में बैठे बैठे काफ़ी नौकरी लग गई वो कर रहे हैं। मैं 14-15 में आऊँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर आपकी जो एक आपका पर्सनल संघर्ष भी चला, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही खौफनाक भी है। और मैं आपसे अभी कह रहा था पॉडकास्ट के पहले, एक फिल्म बनने जैसा है। लेकिन इस दौरान आपकी मुलाकात हुई हिकमत यार से, गुलबुद्दीन हिकमत यार। थोड़ा उनके बारे में बताइए। मैं चाहूँगा कि लोग जानें कि आपने एक बड़े आदमी का इंटरव्यू फाइनली कर लिया, क्योंकि वहाँ जिस तरह की चीज़ें चल रही थी उसमें इंटरव्यू होना मुमकिन नहीं था, सब भाग दौड़ रहे थे। गुलबुद्दीन हिकमत यार इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वो प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे एक बार अफ़गानिस्तान के, फिर उनको तरीपार के भी वो हुए थे। उनके साथ तालिबान की भी काफ़ी डीलिंग हुई। वो बोला जाता है वो पाकिस्तान के फोर्स है मोस्टली, ही इज़ द फेस ऑफ ISI। अब उनके बहुत सारे पहलू हैं। काबुल के कसाई उन्हें कहते हैं, बुचर ऑफ काबुल तो किसी ऑथर ने उनको बना ही दिया आफ्टर नजीबुल्लाह के साथ जो भी हुआ था। वी ऑल नो दैट हिस्ट्री। मेरा ये था मानना कि, और तब ये चल रही थी कि मे बी ही विल सक्सीड गनी। और गुलबुद्दीन हिकमत यार के ऊपर मैंने अगेन बहुत सारा पढ़ाई करी थी। मैंने उनका एक प्रोफाइल भी किया था जब वो वापस आए थे। गनी साहब जब उनको वापस ले आए काबुल अफ़गानिस्तान, उन्होंने कहा था कि मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ उनका जो पार्टी है हिजबे इस्लामी अलग से चलाऊँगा। फिर वो गनी के अगेंस्ट भी हो गए, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी अपने आप का नाम दिया था। तो उनका एक अलग ही पर्सनैलिटी है। और मुझे ये था कि जब गए हैं एक बार, देखते हैं अगर मिल जाता है इंटरव्यू। मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे मिल जाएगा इंटरव्यू।
बट थैंकफुली मिल गया, क्योंकि कोई वेरी रेयरली, आई थिंक 1 और 2 इंडियन जर्नलिस्ट उनसे मिल चुके हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया में एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट से इनका ताल्लुक़ रहता है, तो इनसे बात नहीं करेंगे। सो वो भी इंडियन मीडिया से इतना मिलते नहीं हैं। आई डोंट नो वो क्यों मुझसे मिल गए, और मैंने उनका प्रोफाइल भी जब किया था तभी भी मैंने उनको बुचर ही बोला था। डिस्पाइट ऑल दैट ही अग्रीड, एंड वो उस दिन वो इंटरव्यू उसी दिन ही मुझे मिलनी थी जिस दिन ये सब हुआ, 15 अगस्त को। एक तरफ आप एक इमारत में इंटरव्यू कर रही थी और दूसरी तरफ तालिबान काबुल में घुस आए थे, और वो बड़ा मतलब मूवी जैसा सीन है जब आप कह रही हैं कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और मुझे कैमरों के पीछे एक हलचल दिखाई दे रही है, लोग एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे हैं। वो शायद वही सूचना दे रहे थे कि तालिबान आ चुका है। हाँ, और तालिबान का ये था, क्योंकि तालिबान के साथ इनका हमेशा एक्रिमनी रहा है, दुश्मनी रही है, तो उनका ये था कि उनका फर्स्ट अटैक शायद गुलबुद्दीन हो और उनको मार दे। सबसे खतरनाक जगह बैठे थे उस वक्त जब तालिबान। तो मुझे तभी पता चला, क्योंकि 14 नाइट को जब मज़ार शरीफ का कंट्रोल लिया, सबको लगा कि अगर काबुल लेंगे भी 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, लड़ेंगे लोग। और वर्दक में जो काबुल के आउटस्कर्ट्स में था, लोगों को लगा कि गानी अपने फोर्सेस भेजेगा, आर्मी चीफ जाएगा, किसी ने कुछ नहीं किया। गुलबुद्दीन भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। साले की तरफ से भी हो सकता है कुछ हो। हाँ, नहीं, साले का तो खैर कभी लड़ना था ही नहीं, उसका था कि मैं पंछी जाऊंगा वहाँ से लड़ूंगा, वो भी वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया, क्योंकि देखिए फंडिंग का भी बहुत इशू था कि इनके पास पैसे नहीं रहे ना, वो सभी या तो करप्शन में या तालिबान के हाथ निकल गया। सो हाँ, मैं उस सिचुएशन में फिर बैठी थी, मुझे पता भी नहीं चला बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उस दिन मॉर्निंग में जब उनके गुलबुद्दीन के घर में आ रही थी, सब कुछ एकदम से शांत लग रहा था। किसी भी शहर में जब सुबह लगती अराउंड 7:38 और काफ़ी डिस्टेंस था, तो मैं जल्दी जा रही थी, मुझे लगा कि मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, लेट नहीं होना है, पता चले फिर इंटरव्यू वो कैंसिल कर दें। और उनके वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये लगी, एक तो मैं अपना एक छोटा सा मोजो किट, एक स्टैंडी और एक कैमरा, अपना फ़ोन उससे चला रही थी काम, तो मुझे लगा कहीं वो गुस्सा ना करे, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन पे विश्वास ही नहीं रखते हैं, क्योंकि इंसिडेंट्स ऐसे बहुत हुई है थ्रू मोबाइल, देयर हैव बीन अटैक्स एंड ऑल दैट। तो मुझे जाते ही उनके जिस रूम में बिठाया गया, देखा कि वो तो एकदम से एक ऑफिस, एक स्टूडियो है, मतलब हमारी स्टूडियो भी वहाँ उनके सामने वो नहीं है जो उनके स्टूडियो है। कैमरे लगे हुए, एटलीस्ट 12 लाइट्स, 4-5 कैमरा, हर एंगल से यू कैन शूट। सो वो मुझे काफ़ी ये लगा कि चलो मेरा इंटरव्यू तो अच्छा आउटपुट आएगा। और फिर क्या हुआ जब इंटरव्यू खत्म हुआ? ख़त्म हो नहीं पाया, बीच में उन्होंने इशारा करके रुकवा दिया, और फिर मुझे बताया भी नहीं गया क्या हुआ। मैंने बस देखा 1 सेकंड में उनको लेके लोग चले गए, 4-5 लोग आए, उनको लेके चले गए। फिर कोई एक आया, मुझे कहा कि आप भी जल्दी निकलिए, क्योंकि तालिबान का अटैक हो चुका है काबुल पे। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मुझे अपना जो भी इक्विपमेंट है, मैं भागी, बाहर जाके देखा, मेरा ड्राइवर भी जा रहा था, क्योंकि वो हज़ारा कम्युनिटी से था। उसको लगा कि उसके ऊपर तालिबान के निशाने पे रहती है वैसे भी। हाँ, मोस्टली रहती है, तो उसको अपने फैमिली की भी वो थी, एंड सो उसके लिए तब मैं कोई प्रायोरिटी थी ही नहीं। सो ही वॉज लीविंग, आई हैड टू एक्चुअली रन एंड कैच हिम एंड से कि मुझे एटलीस्ट होटल पे तो ड्रॉप कर दो, बिकॉज वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात तो है ही नहीं, वहाँ पे वो होता ही नहीं है। मोबाइल से कोई ऐप कुछ नहीं चलता? कुछ नहीं चलता, नहीं, वहाँ कुछ नहीं चलता। वहाँ तो ICICI SBI भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता है वहाँ पे। सो इसीलिए मुझे कैश भी लेके जानी पड़ी थी। मुझे पता भी था कि जिस दिन होटल का दूंगी, कैसे पैसे वो सब जुगाड़ करना। कुछ दिन बस फ्रूट्स पे ही गुजारे एंड ऑल दैट। खैर, तो वो मॉर्निंग सबसे डिफिकल्ट रही थी। केओस था उस वक्त, तालिबान घुसाए थे पूरे रास्ते में, काफ़ी केओस था, ट्रैफिक एकदम, और वहाँ पे बहुत भीड़ होती है एट एनी गिवन पॉइंट। कोई भी वॉर जोन पे अगर आप देखेंगे, रोड्स पे और एयरपोर्ट्स में बहुत भीड़ रहती है। या तो लोग भाग रहे होते हैं, या जान बचा के भाग रहे होते हैं, या सेफ्टी लड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर मैंने रोड में देखा लोग बंदूक लेके निकल गए, तालिबान को मारेंगे। ऐसा भी एक आई थिंक इट्स अ पश्तो कल्चर, जहाँ पे लगता है कि हम बस लड़ेंगे। किसी भी सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है लड़ना उनके पास। वो एक पठान, एक पश्तो कल्चर होता है।
खैर, तो वो रोड एकदम से ट्रैफिक बंद थी, तो इसने रॉन्ग साइड से गाड़ी भगाई 120-130 स्पीड पे, जो गाड़ी एकदम से गिव अप कर गई। 3 किलोमीटर्स बिफोर वी रीच सिरेना, गाड़ी वाज कम्प्लीटली, सिरेना होटल से आपके पहले 3 किलोमीटर पहले गाड़ी खराब हो गई। एकदम से धुआं निकल आया, वो गाड़ी जलने वाली थी। सो उसने गाड़ी से बाहर आके मैं खड़ी हो गई रोड पे, और तब एक अजीब सा ही सिचुएशन था। वो मैं अभी भी सोचती हूँ तो आई थिंक एयरपोर्ट से ज़्यादा वो वाला मोमेंट सबसे डेंजरस था, क्योंकि आपको पता नहीं आपके आसपास जो चल रहे हैं वो तालिबान है, कौन कहाँ से गोली नॉर्मल मारेगा अफगान है, सब भाग रहे हैं, किसी किसी के पास बंदूक है, और आप एक अजीब से उसमें खड़े हुए हो विथ योर बैग। और क्योंकि ये गुलबुद्दीन का इंटरव्यू था, सो आई वाज आल्सो इन माय इंडियन अटायर, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि गुलबुद्दीन फीमेल जर्नलिस्ट से बात नहीं करते हैं अगर थोड़ा सा भी स्किन दिखता है एंड ऑल दैट। सो तो मैं एकदम से अजीब से माहौल पे वहाँ खड़ी हुई थी। लोग और वो एक मार्केट था, जो मार्केट बंद हो गई क्योंकि तालिबान आ रहा है, और वो गाड़ी मेरी धुएं पे निकली हुई है, एंड द ड्राइवर वाज नॉट इवन बॉदर्ड कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। थैंकफुली होटल में फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा होटल भी लॉकडाउन हो गया है, बिकॉज सिरीना के बाहर ही उन्होंने डेरा लगा दिया था। दे वांटेड टू कम इनसाइड सिरीना। तालिबान आ चुका था उस होटल के सामने। हाँ। अब वहाँ जाना अलग मुसीबत। वहाँ जाना अलग था। उन्होंने कहा अभी तो हम गेट नेक्स्ट 3 घंटे नहीं खोलेंगे, तो ना ही आपको गाड़ी भेज सकते हैं। सो मुझे लगा अगर कुछ होना ही है यहाँ खड़े खड़े होने से अच्छा है मैं पैदल चल लूँ, देख लूँ जो भी हो सकता है। एक सिचुएशन आती है किसी भी जर्नलिस्ट के साथ, जब आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में, एटलीस्ट मेरे साथ हुई थी, कि अगर कोई उपाय नहीं है, इट्स नॉट, खड़े खड़े डरने से अच्छा है आप चलते रहो, जो अगर कोई मारेगा तो मार ही देगा और क्या ही कर सकता है। सो आई थॉट एटलीस्ट आई न्यू लिटिल बिट ऑफ द रूट। फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। देवर मतलब वो एक होता है, लोग मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। किसी ने तो ऐसे देखा जैसे कोई एलियन आ गया है, कहाँ से ये चल रही है, एक बैकपैक लेके, वो भी करते कराते जहाँ तक भी मैं पहुँची, मुझे अभी तक नहीं पता वो कितना दूर था। फिर किसी ने थोड़ा सा बोला कि लिफ्ट देंगे, बट मुझे गाड़ी में किसी की बैठना था नहीं, बिकॉज यू नेवर नो वो कौन है। और एक डर ये भी है दैट यू बीइंग एन इंडियन जर्नलिस्ट यू विल ऑलवेज बी ट्रेल्ड बाय पाकिस्तान। ये मेरे साथ जब भी मैं पाकिस्तान गई हूँ हुआ है, इट्स अ गिवन। इससे मतलब डरना नहीं चाहिए, बट दैट्स देयर मोडस ऑपरेंडी, दैट्स हाउ दे ऑपरेट। मैं जब कॉलेज से भी पाकिस्तान गई थी, दे वर ऑलवेज 2 माइंडर्स हु वर विथ मी ऑल द टाइम। वो आपके रूम के बाहर भी बैठे रहते हैं, सो यू नो यू आर बीइंग ट्रेस्ड। तो एक वो डर भी था दैट यू नेवर नो, क्योंकि ऑल्दो आई नेवर थॉट दैट मुझे कुछ ऐसे करेंगे, बट एक होता है टाइम जब आपको सारा डर एक साथ लगता है। So I didn't want to go into that car, but finally I could make it to Sirena. फाइनली आप होटल में पहुंच गई, लेकिन आपका जो आमना सामना ठीक ठाक हुआ वो तब हुआ जब वो आपके कमरे में पहुंचे कुछ दिन बाद। वो उसी दिन रात को जब वो फाइनली सिरेना आ गए, एकदम से डेरा बसा लिया। पूरे रिसेप्शन में एटलीस्ट 100 से ज़्यादा तालिबान बॉयज़ बैठे थे, लेटे थे, सोफे में लेट गए, ज़मीन पे लेट गए। मतलब वो 5 स्टार होटल कहीं से 5 स्टार रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं था। हर जगह कॉफ़ी शॉप में भी लेट गए, जो मिल रहा है खा रहे हैं। तो एकदम से वो भी थके थे, तो वो भी सो ही रहे थे, रेस्ट ले रहे थे। तो मैं वैसे ही अंदर गई, तब तक मैनेजर ने मुझे इशारा किया कि आप सीधा रूम पे जाएंगी और कुछ नहीं करना है। तो फिर रात को कॉल आई, मैंने बीच में निकली भी, क्योंकि मेरे वहाँ पे जर्नलिस्ट कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि चलो अब आ ही गए हो तो देखिए लो कैसे क्या चल रहा है। ATMs के लाइन का तो क्या ही बताएं, और सिचुएशन बहुत ख़राब था, लोग रो रहे थे, सबके पैसे रुक गए और सब भागना चाह रहे थे उस वक्त। सब भागना चाह रहे थे, इसीलिए वो एयरपोर्ट वाला सीन हुआ था। उनको लगा बस भाग के कोई भी प्लेन जा रही है उसको पकड़ के चले जाए। सो डेस्परेट। चढ़कर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो पता नहीं, लेकिन उस वक्त जान, तो आप सोच सकते हैं फिर ATMs में क्या हालत हुई होगी। और जो US एक अपना काउंटर बनाया था, स्पेशल वीज़ाज जो उनके एसेट्स थे, उनके लिए काम करे थे पिछले 20 साल में, उनको लगा कि हमें प्रायोरिटी वीज़ा मिले
मिलेगा, तो स्पेशल वीज़ा कुछ वो बने थे छोटे छोटे कियोस्क, वो तो क्या ही कहे, उसमें कोई पासपोर्ट लेके खड़ा है, कोई बच्चे लेके, कोई अपना 12, 13, 14, 15 फैमिली मेम्बर्स के साथ खड़े, सबको लेके जाना है यूएस। एंड यूएस वाज लाइक नो, ओनली वन ऑफ यू विल गेट अ स्पेशल वीज़ा। वो भी आपको प्रूव करना था कि आपने क्या काम किया, कब किया, वो सब टाइम किसके पास वो माइंड सेट रहता है। बट हाँ, फिर उस दिन रात को अराउंड 1 o'clock मैनेजर का कॉल आया दैट अभी तालिबान ने ये होटल टेक ओवर कर लिया है, तो वो पूरा चेकिंग करेंगे, क्योंकि उनको 2-3 दिन यहीं रहना है। कि चेकिंग ये करना है कि कोई फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं है, कोई अफ़गान फोर्सेस से कोई नहीं बैठा हुआ है जो उनको अटैक करे। तो वो उनको हर कमरे को उन्होंने सर्च किया था। तो ऐसे आपको पता है मेरा बैकग्राउंड, मैं कहाँ से क्या हूँ, यहाँ पे क्या ही मिलेगा, ताकि नहीं उनको देखना है। ऐसे ठीक है, आप जितना भी हो सके देख लीजिए, भेज दीजिए। तो देन ही सेड कि नहीं, हम भी आएंगे, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ठीक है, अगर आप आएंगे तो अलाउ। सो वो देन दे केम, बट देन दे डिडंट रियली सर्च कि ऐसा नहीं कि एक एक कोना देखे, चांद मारे। थोड़ा सा देखा, एक छोटा सा ही रूम था, एक थोड़ा सा अंदर डोरवे आके फिर आपका बेडरूम और ये वॉशरूम, उन्होंने बस देखा और चले गए, कुछ पूछा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। और उसके बाद शुरू होता है दूसरा संघर्ष। जब आपने सब देख लिया, समझ लिया, फिर आपने भी तय किया कि अब आपको देश लौटना चाहिए, और फिर आपने मेरे एडिटर ने डिसाइड किया था, क्योंकि तब तक उनके पास भी बहुत सारे कॉल्स चले गए थे कि इसको ले आओ एंड ऑल दैट। परिवार यहाँ अलग परेशान था आपका? हाँ, परिवार खैर थैंकफुली माय हस्बैंड वाज ओके, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान कर चुका था, तो ही न्यू इट। बट हाँ, मुझे आई वाज वरीड अबाउट माय सन। बट एक वो होता है, व्हेन यूर अ जर्नलिस्ट फर्स्ट। तो मुझे लगा कि इस हालत में जब फाइनली तालिबान इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी स्टोरी आपके सामने खड़ी है, आप वो स्टोरी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? जिसके बारे में आप 8-10 दिन से ये कयास लगा रहे थे, वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या पता ना। बिल्कुल, और वो एकदम सामने से खड़े थे, और वो उन्होंने ये भी कहा कि हम मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंटरव्यूज़ भी देंगे। आप ये उसी होटल में हुआ था? उसी होटल में हुआ था। 17-18। उसके बाद उन्होंने अपना आर्क पैलेस में सेटल कराया, मीडिया सेंटर, फिर वहाँ पे एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सब ने वो पैलेस में घुसे, हाँ, टेबल इधर से उधर जा रही हैं, कोई तो सारे वेस्टर्न जर्नलिस्ट रह गए। मोस्ट BBC चला गया था, BBC और CNN वो US एम्बेसी से ही चले गए। बट जैसे अल जज़ीरा रह गया था, और भी काफ़ी सारे मिडल ईस्ट चैनल्स, अनाडोलू एजेंसी, वो सब थे। सो आई हैड ट्राइड कन्विंसिंग माई एडिटर कि सर मुझे रहने दीजिए, सब है। ही सेड नहीं, आप आ जाओ। सो मेरा इसीलिए 16 को फिर एयरपोर्ट जाना बना। एयर इंडिया का टिकट हो गया था आपका? हाँ, लेकिन आप फ्लाइट पकड़ नहीं पाई। एयरपोर्ट ही बंद हो गया, और एयर इंडिया वो कभी, मैंने बाद में पता चला उसने, वो एयर इंडिया कभी टेक ऑफ ही नहीं किया दिल्ली से। लेकिन वो जो आप एयरपोर्ट में घुसी हैं, और उस वक्त का जो मंजर है बड़ा खौफनाक है। सब तरफ गोलियां चल रही हैं, और तालिबान के लड़ाके, उनके लिए भी पहली बार है कि वो कैसे भीड़ कंट्रोल करें। तो कभी आसमान में गोलियां चला रहे हैं, कभी सीधी गोलियां चला रहे हैं। एयरपोर्ट पर जगह जगह खून बिखरा पड़ा है, और आप एक अपने फेलो जर्नलिस्ट के साथ वहाँ ट्रैप थी। आपको नहीं पता था कि अंदर कैसे जाऊँ और बाहर कैसे जाऊँ। वो भी उसी फ्लाइट में बुक थे जो मेरे दूसरे जर्नलिस्ट फ्रेंड थे, और उसको भी लगा कि चलो सुबह का फ़्लाइट है, जैसे भी हो लेके निकल जाएंगे। पता चला एयरपोर्ट ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं था। मतलब जो एक डोमेस्टिक टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल, लगेज स्कैनर्स सब ख़त्म थे, सब एक हो गया। वो जो धमाका हुआ था, इसमें 135-140 लोग मारे गए थे, वो टेक्निकल एरिया में हुआ था, वो जहाँ पे हम रात को बाद में गए, जो एबी गेट वाला इंसिडेंट था। अच्छा, लेकिन वो तारीख आसपास ही थी? नहीं, वो उसके बाद हुआ, वो दैट वाज मच आफ्टर आई केम, आई थिंक 22nd 26th। वो बहुत दिन तक चला। वो टेक्निकल एयरपोर्ट, वो जो टेक्निकल एयरपोर्ट US फोर्सेस वो मैनेज कर रही थी, उसका कंट्रोल नहीं दिया था। एक अलग पार्ट कर लिया था, एक अलग पार्ट उन्होंने अपना, जहाँ पे उनके चॉपर्स लैंड होते थे, नेटो और अमेरिकन वो सब खड़े थे उधर। वो अंडरस्टैंडिंग तालिबान के साथ था कि यहाँ आप आएंगे नहीं जब तक सारे सोल्जर्स ना चले जाए। तो वो एयरपोर्ट एकदम से प्रोटेक्टेड था।
आई थिंक दैट इज़ द रीज़न उन्होंने जितना धमाका करना था बाहर किया एबी गेट के सामने, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही थी। वो भीड़ मतलब वो समझ ही नहीं सकते हम वो कितना भीड़ हो सकता है लोगों के। वहाँ था, सब भागना पूरा काबुल, बाहर से भी लोग आ गए थे ना तब तक। तो प्लेसेस लाइक शहर नौ जो एक है काबुल में, शहर नौ करके, वहाँ पे सारे कैंप्स लग गए थे, सारे प्रोविंसेस से लोग आ गए थे, जितने भी जहाज़ पकड़ने थे, और सबको काबुल आके सेटल होना था, क्योंकि लोगों को लगा था काबुल बच जाएगी, जैसे भी हो काबुल लड़ लेगा, जो हुआ नहीं। और वो सब लोग फिर एयरपोर्ट पहुँचे और सबको लगा जैसे भी हो। फिर आपने वो सब सीन्स देखे ही हैं, बच्चों को, यूएस सोल्जर्स को दिए जा रहे हैं कि मैं नहीं तो एटलीस्ट बच्चों को ले जाओ, कुछ करो। माओ ने अपने बच्चे उन्हें हैंडओवर कर दिया। वो जब हमारा वहाँ पे कैवलकैट खड़ा था तभी वो हालत हो रही थी, वो हमारी खिड़कियाँ ऑलमोस्ट तोड़ने वाले थे। नहीं, उस पर आऊँगा मैं। तो जब आप एयरपोर्ट पे थे, फंस गए, फिर तय हुआ कि एयरपोर्ट से अब आप एम्बेसी जाएंगे, क्योंकि जहाज़ तो आया ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो फिर भीड़ से होकर गुजरना वापस। वो सजेशन मुझे मैंने अपने एमईए को फ़ोन किया कि सर अब क्या ही करें। जैसे अब तुम हमसे पूछ के तो रिपोर्टिंग करने गए नहीं हो, आप एम्बेसी वापस आओ तभी कुछ देखेंगे, या सिरीना वापस जाओ। बट समहाउ आई हैड दिस इंट्यूशन, सिरीना जाने से अब प्रॉब्लम और हो जाएगी, क्योंकि अब मैं वहाँ से पूरी तरह से निकल चुकी थी। वहाँ जाने का मतलब ये था कि आप फिर वहाँ फंस गए अगर, और वहाँ आपको तालिबान के साथ चेक इन का तो कोई सीन ही नहीं था, तालिबान बैठा था बिल्कुल। और वो जितने भी वहाँ पे मैनेजर्स और हेड शेफ जो भी थे, जिनके साथ भी थोड़ा रिलेशनशिप, बैठे बैठे बात करना, मुझे वो भी काफ़ी सारे वो लोग से भी स्टोरीज मिलती थी। वो सब चले गए थे, वो सब अपने घर चले गए थे। दे वर नॉट कमिंग फॉर देयर जॉब। सो सिरीना में कौन ही मुझे रूम देता अगर मैं चली भी जाती। तो मैंने सोचा, और मुझे लगा कहीं ना कहीं अब इवैक्यूएशन इंडियन एम्बेसी का हो रहा है। मैंने उसके पहले भी 3-4 दिन से उनको पूछ रही थी, आप इवैक्यूएशन कर रहे हैं? कि नहीं इवैक्यूएशन का कोई सीन ही नहीं है अभी, तो जब तक गनी है, तो प्रेसिडेंट गनी है, हम भी है, तुम ऐसे ही डर रही हो। मैंने कहा मैं नहीं डर रही हूँ, अगर आप इवैक्यूएशन कर रहे हैं तो बता दीजिए, वो भी एक स्टोरी ही है। तो खैर हाँ, तो फिर मुझे एमईए ने कहा कि आप एम्बेसी वापस जाइए। मैंने कहा यहाँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ओला उबर बुला लूँ और कोई आ जाएगा, अब कैसे जाओ? इट इज़ ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर्स और काफ़ी डिफ़िकल्ट रोड है। और तब तक तालिबान के चेक पॉइंट्स हर 100 मीटर में, हर 30 मीटर में लग चुके थे। और उनका तभी शुरू हो गया था दैट वीमेन वोंट बी ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी। मेरे साथ जो मेरे जर्नलिस्ट थे इंडियन एक्सप्रेस के, वो एक मेल थे, तो मैंने और उन्होंने वी एक्टेड एज हस्बैंड वाइफ। और फिर वो मतलब वो सीन ही अलग था, उसका बोलना भी वो है। बट थैंकफुली वी गॉट समबडी टू ड्रॉप अस। ही टुक सम 500 अफगानी विच इज़ देयर करेंसी। एंड इनफैक्ट वो रास्ते में पढ़ रहा था कि जब आप जा रही थी तो किसी को ठीक आपके पीछे गोली लगी पाँव में। हाँ, वो तो जब निकल रहे थे, क्योंकि तब तक क्राउड ऐसा हो गया था, लगा कि ऑलमोस्ट पूरा अफ़गानिस्तान वहाँ पहुँच गया है। तो वो तालिबान के लिए भी इजी नहीं था मैनेज करना, उनके लिए भी इट वाज द फर्स्ट डे। और जो वहाँ पे तब उनके जो फाइटर्स थे वो हार्डली बिटवीन 21 to 31, तो उनसे क्या मैनेज होगा वो सीन। हाँ, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी थी, उनकी बस ट्रेनिंग है गोली चलाने की, तो वो वही कर रहे थे जो उनको आता है, गोली चलाया। एम्बेसी पहुँच गई आप, और तब आपने वहाँ देखा कि चलो अब यहाँ से निकलेंगे, लेकिन वो भी आसान नहीं था। हाँ, क्योंकि उनका बड़ा इलेबोरेट सा इवैक्यूएशन प्लान था फॉर सम रीज़न, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। मैं भी एक एम्बेसी की इवैक्यूएशन देखी थी, शायद वहीं थे उस वक्त, अम्बेसडर बैठे थे। अम्बेसडर ने इनफैक्ट हमसे जाना भी कि क्या क्या हुआ एयरपोर्ट में, हमने क्या क्या देखा। तो लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट अम्बेसडर है तो कुछ तो सिक्योरिटी है, मिलेगी इधर। स्पेशल फोर्सेस हमारे सारे थे, आईटीबीपी ऑफिशियल सारे थे। सो लगा कि ठीक है, अब ये प्रॉपर इवैक्यूएशन हो रही है, बट काफ़ी इलेबोरेट इवैक्यूएशन था। मे बी ऐसी ही होती है एम्बेसी की इवैक्यूएशंस, बट कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ जाएंगे, कितनी गाड़ियाँ, जितने भी एम्बेसी के खुद के डॉग्स थे, सिक्योरिटी डॉग्स, वो भी सब कुछ। तो बट मेरे लिए ये था कि हम जैसे ही अंदर गए, हमारा लगेज ले लिया और कहा कि ये हम स्कैन वैन करके आपको वापस कर देंगे जब इवैक्यूएशन करेंगे।
फाइनली जब इवैक्यूएशन हुई तो किसी ने कहा कि आपके लगेज पीछे किसी गाड़ी में है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर पता चला कि वो लगेज कभी आई नहीं। उसका फोटो है इस किताब में। हाँ, बस मेमोरी वही है। वो कभी आई नहीं वापस। वो लगेज कभी नहीं आई वापस। और मैंने उसके बाद भी काफ़ी फ़ोन करा जब एम्बेसी रीओपन हुई, बट समहाउ इट वाज अंडरस्टूड दैट हमने एम्बेसी खोल के निकल गए थे एकदम से। इट वाज ऑल और ओपन। देर रात गाड़ियों का लंबा काफिला निकला काफ़ी रात के बाद, क्योंकि इवैक्यूएशन देखा जाए तो अबोर्ट हो गई थी। हमें कोई एयरफोर्स का कोई प्लेन लैंड नहीं करने दे रहे थे मिलिट्री एयरपोर्ट में। फिर उसका परमिशन आते आते टाइम लग गया। आई थिंक जेक सलिवन और अजीत डोवल ने बात करी दैट ओके वन एयरफोर्स प्लेन कैन लैंड फॉर दैट डे। दैट वाज द फर्स्ट डे। तो उस टेक्निकल एरिया में भारत का जहाज उतरने की अनुमति फिर मिली, जहां नाटो खड़े थे और अमेरिकन खड़े थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो C-17 ग्लोमास्टर फिर आपकी 12-13 गाड़ियाँ तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट 20। हाँ, एक उसमें से एक में एम्बेसडर को काफ़ी स्ट्रैटेजिकली बिठाया गया था कि अगर अटैक हो भी उनके ऊपर कुछ असर ना आए। ऑफ कोर्स की बात है कि वो हमारे एसेट है और सबसे टॉप ऑफिशियल। भारत एक नए डिप्लोमेटिक चैलेंज में फंसता। हाँ, वो तो है ही। और फिर हमारे ITBP ऑफिशियल्स थे, हमारे स्पेशल फोर्सेस थे। तो वो सब स्ट्रैटेजिकली उनको गाड़ियों में बिठाना बहुत ज़रूरी था। फिर ITBP में कुछ लेडी ऑफिसर्स भी थी जो हमारे मतलब मेरे साथ ही बैठी थी। उनके लिए ये नया था, 6 मंथ्स ही हुए थे। वो लोग काबुल आए थे सोच के कि ये लंबा पोस्टिंग है, तो वो भी घर वापस जा रहे थे। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग कैवलकैड। जब तक रात तक निकले गेट के बाहर एकदम से 50 से 70 तालिबान खड़े थे, सब वेव कर रहे थे। और डर इस बात का था कि उसके साथ हक्कानी नेटवर्क के भी कुछ लोग हो सकते हैं। उतना डर तालिबान का नहीं था जितना हक्कानी नेटवर्क का था, क्योंकि उसके बारे में पता था कि ये पाकिस्तान से। हाँ, और हक्कानी नेटवर्क पहले अटैक कर चुका है इंडियन एम्बेसी पे। सो इसीलिए वो डर सबसे ज़्यादा था। फाइनली टेक्निकल एरिया में आप पहुँचे और वहाँ से आपको जहाज़ मिला, और वो बड़ा सा जहाज़ जो हम तस्वीरों में देखते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कुर्सियाँ नहीं थी। नहीं, मतलब वी वर लकी, हमारे लिए तो फिर भी कुर्सियाँ थी क्योंकि वो एकदम से भेजा गया। सो आई थिंक वो डिटैच करने का भी टाइम नहीं मिला। तो उसी ग्लोब मास्टर में पहले जामनगर आए, फिर हिंडन उतरे, और इस तरह मतलब हिंदुस्तान ऑफिशियली जी अफगानिस्तान से बाहर आ गया। इसके पीछे बहुत सारे लोग रह गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको याद होंगे जिन्होंने आपकी वहाँ मदद की होगी। उनसे आपकी बाद में बात हुई? बात तो हुई, कुछ लोग भाग गए, किसी का नंबर एकदम बंद हो गया, पता नहीं चला क्या हुआ। एटलीस्ट जो दोस्त वहाँ पे जितने सोल्जर्स थे उसमें से 2 सोल्जर्स मारे गए। उनके साथ मेरी व्हाट्सएप में उसके बाद बातें हो रही थी। उन्होंने फ़ोटो भी भेजा था, हमने ग्रुप फ़ोटो ली थी फॉर मेमोरी। आई नो उनमें से 2 तो तालिबान से लड़ते ही वो हो गए। फिर मेरा जो मज़ार शरीफ में मेरे जो ड्राइवर हेल्प थे, जिनका मैंने इतना जिक्र किया है, इंटरप्रेटर एंड बॉडीगार्ड, उनको कुछ दिनों बाद कैप्चर कर लिया गया। अभी लास्ट सुनने में आया था कि उनकी बीवी रोज़ तालिबान के लिए खाना बनाती है, वो उनके घर आके खाते हैं कुछ जो उसके कॉलोनी को गार्ड करते हैं। उनका गवर्नेंस बहुत लोकल तरीके से होता है, हर कॉलोनी का अपना ही एक गार्ड की तरह होता है। 5-6 तालिबान वहीं बैठे रहते हैं कि घर के बाहर। सो और वो कैप्टिवेटेड हैं, उनके जितने भी सेविंग्स है वो चला गया है, उनका पासपोर्ट भी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि पासपोर्ट किसी को बनाने नहीं दिया जा रहा है। कोई अफ़गान नेशनल इज़ नॉट एबल टू मेक देयर पासपोर्ट्स, बिकॉज उनको पता है ये बाहर भाग जाएगा। एंड दे वांट पीपल टू स्टे, दे वांट टू मेक इट लुक लाइक अ नॉर्मल कंट्री। गवर्नेंस चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। जॉब्स भी चल रही है। अभी अगर आप काबुल के फ़ोटोज़ देखेंगे, इट विल लुक लाइक एनी अदर सिटी। बट लोग घूमने जा ही रहे हैं अभी भी। लोग घूमने तो नहीं, बट जिनकी फैमिलीज़ है वो जा रहे हैं। नहीं, पर्यटक जो है, तालिबान कह रहा है कि पर्यटकों का स्वागत है, तो तालिबान कह रहा है कि अफगानियों का भी स्वागत है, तालिबान कह रहा है हिंदुस्तान का फिर से स्वागत है, आप लोग शुरू करो काम। एम्बेसी तो हमने रीओपन करी, बट इट्स अ टेक्निकल टीम, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी नहीं शुरू किया। बट हाँ, अभी उनके साथ
मोस्टली कंट्रीज़ डील कर रही है, सबके एम्बेसडर्स, जो स्पेशल एम्बेसडर फॉर अफ़गानिस्तान है वो बैठे हुए हैं। अभी उनका यूएन का हमने देखा एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। बट हाँ, विमेन एजुकेशन इज़ नाउ द बिगेस्ट चैलेंज जो अभी भी है, और रिकग्निशन दी जाए या ना जाए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बट एक तरह से देखा जाए तो कंट्रीज़ लाइक सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, चाइना, उनको रिकग्निशन इन अ वे दे चुकी है। चाइनीज़ अम्बेसडर्स अदल बदल हुआ है, तालिबान का अम्बेसडर बीजिंग में बैठा है। तो एक नॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर चल रही है, बट ऑफ कोर्स नीचे बहुत सारी सिमरिंग टेंशन है। दोहा डील के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो उन्होंने अभी तक दे हैव नॉट मेट। बट हमारे यहाँ पे भी हमने देखा अफ़गानिस्तान एम्बेसी का क्या हुआ, अब वो भी एक फ्लक्स में है। जब आपको यहाँ आना था तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पढ़ाकू पार्टी, वहाँ बताया आपके बारे में, हम हर गेस्ट के बारे में बताते हैं, तो लोगों से सवाल मांगते हैं। आज थोड़ा कम समय मिला लोगों को सवाल भेजने का, लेकिन आए हैं तो एक आध सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। विक्रमजीत यादव ने पूछा था कि काबुल में उस वक्त सरकारी अमले, पुलिस, आर्मी की क्या हालत थी, आम नागरिकों को जो परेशानियाँ हुई उन 8-10 दिनों में, उसके बारे में पूछें। तो अगर आप संक्षेप में बता सकें, अब एंड है पॉडकास्ट का। पुलिस, अफ़गान पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी जितना हो सके। बाकी जैसे होता है एक देश, जब आपको पता है इतना बड़ा देश फॉलिंग अपार्ट, आपका प्रेसिडेंट चला जाता है कहीं, आपको पता भी नहीं कहाँ जा रहा है, तो अब तब तक ना पुलिस ना फोर्स कोई भी नहीं काम करता। देन यू लिव फॉर द मोमेंट, जैसे भी होता है वैसे चलाते हैं। और अफ़गान नागरिक ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, सबके पास एक राइफ़ल होता है, सब अपने, उनको पता है कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन दिया जाए, फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे ट्रैफिक हो फिर भी एयरपोर्ट जैसे भी हो भाग जाओ। तो वो सब एक अजीब ही इकोसिस्टम में वो चलती हैं। सो उनको पुलिस की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वागीश ने पूछा था कि 2001 से 2021 इन 20 सालों में अमेरिका की क्या जवाबदेही बनती है। काफ़ी कुछ आपने कवर कर लिया हालांकि, और उसे क्या हासिल हुआ, किस कीमत पर हुआ, 2 दशक अफ़गानियों पर कैसे बीते, और क्या अफ़गानिस्तान इस प्रकरण के बाद भी साम्राज्यों का कब्रिस्तान साबित हुआ। वेल, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली अफ़गानिस्तान वही हुआ जो हम 19th सेंचुरी से देख के आ रहे हैं। द ग्रेट गेम इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसा भी नहीं ये स्टोरी ओवर है, ये अभी चलेगा, क्योंकि एक न एक दिन ये तालिबान को जाना ही है। बट प्रॉब्लम ये है दैट इस बार कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। यूएस का कंट्रीब्यूशन अगर आप बोलेंगे तो कुछ भी नहीं रहा, बाकी ये कि आप एक घर में आए, उसको मेसअप किया और उस मेस को छोड़ के चले गए, बोला वो कभी घर था नहीं। वो आपके डेफिनेशन में घर होना हो, आप किसी के घर घुस आए थे क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम हुई थी, राइट। आपके एक 9/11 के लिए विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, आपने एक पूरे देश को तहस नहस करके रख दिया, रैंसैक्टेड। गवर्नमेंट्स भी ऐसी बिठाई जो आपकी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट्स हो, फिर कुछ एक गवर्नेंस भी नहीं बनाया, फोर्सेस भी नहीं बनाए, और आप चलते बने। आई वुड से इन अमेरिकन हिस्ट्री दिस इज़ द बिगेस्ट फेलियर फ्रॉम देयर पार्ट। उसका रिपरकशन अगर आप देखेंगे तो अभी अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, जो पोलराइजेशन उनकी सोसाइटी में अभी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट वॉर, एंड जो सोल्जर्स वो भी घर घर में वो भी अपने जवानों को दे हैव लॉस्ट फॉर नथिंग। तो उसका एक असर हमें देखने को मिलता है। 20 साल में अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, एज आई सेड, एक जनरेशन बड़ा हुआ ये सोच के कि हम कुछ बड़ा कर लेंगे, हम अमेरिकन्स बन गए, एक उस तरह से ड्रेसिंग, उनका स्टाइल। इनफैक्ट अफ़गान सोल्जर्स को अगर आप उस हिसाब से देखते हैं जब वो अपने पीक ऑफ उसमें थे, यू वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कौन सा अफ़गान सोल्जर है कौन सा अमेरिकन सोल्जर। उनके बूट्स, उनके सन ग्लासेस, हेलमेट्स, बिल्कुल उसी तरह अपने आप को स्टाइल किया था, ओनली टू रियलाइज़ कि ये सब कुछ फॉल्स है। सो अफ़गान्स को देखा जाए इन 20 years they got nothing again apart from those who were rich, जिनको जो वीज़ा जुगाड़ कर पाए, कुछ कर पाए तो वो निकल गए। बट ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाके, आई नो मेनी अफ़गान फॉर्मर डिप्लोमैट्स, मिनिस्टर्स who are now really working as delivery boys,
और जॉबलेस और स्टिल डूइंग सम क्लीनिंग जॉब एंड थिंग्स लाइक दैट, जबकि वो कभी भी किसी टाइम पे डिप्लोमेट थे या एक बड़े ओहदे पे थे। बट यही है कि उन देशों को दिखाना है कि हमने इनको एक शेल्टर तो दिया है, क्योंकि इन्होंने हमारा साथ दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया नैनीमा बासु, शुक्रिया अपना ये सफ़र हमारे साथ बांटने के लिए। द फॉल ऑफ काबुल एक रिपोर्टाज है जो अफ़गानिस्तान से नैनीमा बासु ने हमारे लिए तैयार किया, और साथ ही वो कहानी भी कि वो एक प्रोफेशनल के साथ साथ एक इंसान भी हैं जिनका एक परिवार है जो यहाँ उनका वेट कर रहा था। दोस्त थे, शुभचिंतक थे जो परेशान थे, जिन्होंने कहा कि मत जाइए, पर आप गईं, जान पर खेलें, केवल काबुल में नहीं बल्कि बाहर भी निकलें, और तालिबान से एकदम उस तरह का आमना सामना हुआ आपका जो हम सिर्फ टीवी में देखते रहे या ख़बरों में पढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार किताब के लिए, बहुत शुक्रिया उस शानदार रिपोर्टिंग के लिए आपका। शुक्रिया, थैंक यू। और आपने इतने धैर्य से सुना, आपका भी शुक्रिया। ब्लूम्सबरी से आई किताब है द फॉल ऑफ काबुल, पढ़िएगा ज़रूर। और एक बार वही आग्रह, कोशिश कीजिए हिंदी में आए, क्योंकि किताब पढ़ते हुए रोमांच होता है जैसे कोई फिल्म सामने चल रही हो। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।